स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और महाबहस लेकर आए हैं हम आज लखनऊ की सरजमीन से। मेरे पीछे आप विधान भवन भी देख पा रहे होंगे। योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट को पेश कर दिया। सबसे बड़ा अब तक का ये बजट रहा। भारी भरकम इस बजट के होने के बावजूद भी विपक्ष इसे बता रहा है विकासलेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये सबके विकास के लेकर आए हैं, लेकिन कामलेस और विकासलेस विपक्ष ने इसे करार दिया। क्यों विपक्ष निराश है? ऐसा क्या है जिसे विपक्ष की उम्मीद थी लेकिन उसे नहीं मिल पाया? और सरकार क्यों कह रही है कि ये बजट सबके विकास के लिए हम लेकर आए हैं? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक लंबा चौड़ा गेस्ट पैनल रहेगा, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गांव शहर में विकास, बड़े बजट से आस। इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, एक्सप्रेसवे की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि इतना शानदार बजट है कि मैं अपने वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। योगी का विकास विपक्ष को किया निराश। ये आखिरी बजट था, इसके बाद मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे भी तो नहीं मिल सकता। ये बजट निराशाजनक है, जनता के हितों की उपेक्षा करने वाला है। कुल मिलाकर ये बजट निराशाजनक है। केवल बड़ा आकार दिखाकर चुनाव की दृष्टि से जनता को गुमराह करने का प्रयास है। विकास से यह बजट कोसों दूर दिखा। बजट है कमाल या चुनावी ताल? जी हां, तो सभी के विकास के लिए समग्र विकास वाला ये बजट है, सरकार कह रही है, लेकिन विपक्ष ने इसे पूरी तरह नकार दिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया जी, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं प्रोफेसर एमएच खान जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, ये बताइए बहुत कम शब्दों में, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो फिर आप रुकते नहीं हैं, 3 पॉइंट्स बताइए कि ये बजट खराब है। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्होंने गरीबों की इसमें कोई बात नहीं की, ना ही इन्होंने जो मध्य वर्ग है, जिस तरह का महंगाई बढ़ी है इस पे, जैसे डीजल पेट्रोल की कीमत पे कोई चर्चा ही नहीं की इन्होंने। किसानों को, जो किसान लगातार धरने पे बैठा है, किसानों की मौतें हो रही हैं, किसानों की समस्या का समाधान के लिए लगातार झूठ बोलते चले आ रहे हैं कि हम दोगुनी कर देंगे, दोगुनी कर देंगे। हर बजट में ये बात बोलते हैं, लेकिन आज तक किसानों की समस्या का समाधान इन्होंने नहीं किया। तो ये साफ जाहिर है कि समाज के युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। एक भी ऐसा काम नहीं किया जो समाज के युवाओं को डायरेक्ट फायदा मिलता है या उससे रोजगार बनता। या ये इस बात पे चर्चा करते कि इन्होंने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट कराई थी, तो जो समिट थी तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, कहाँ पे फैक्ट्रियां लगी, वो बता देते। तो सरकार ने सिर्फ वो जो जुमलेबाजी, सरकार की जो आदत है सपना दिखाने की, हर बजट में सपना, पिछले साल का जो बजट इनका उठा के देख लो, जो जो वादे उसमें किए थे उसमें से एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसके पहले चले जाओ, इन्होंने हर बजट में एक बार महिला सम्मान के लिए बात की थी, एक बार इंडस्ट्री के लिए बात की थी, एक बार किसानों की बात की थी, एक बार इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की थी। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं बजट, चारों बजट जो पीछे के इन्होंने किए थे, कि जिसमें कुछ भी पूरा कर पाए हों। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को सपना दिखाना, झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना, यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति, संस्कार और कल्चर बन के रह गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी डॉक्टर खान, ये बताएं कि क्या आप इस बजट से बहुत उम्मीदें कर रहे थे, या आपको ये चुनावी बजट नजर आ रहा है, या आप भी एसपी की हामी में हामी भरेंगे कि ये बजट बेकार है? नहीं, हमारा कोई एसपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बजट जो भी सरकार आती है वो पेश करती है, लेकिन बजट जो होता है वो जनता के हित के लिए होता है, कागजों पर दिखाई नहीं देना चाहिए। मैंने दोपहर में भी आपसे कहा था कि 100 सोनार की एक लोहार की हो जाता। अगर पेट्रोल और डीजल जो सैकड़ा पार करने जा रहा है, जिसमें किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाता है, किसान उससे सिंचाई करता है, मध्य वर्ग के लोग उस डीजल पेट्रोल से, मोटरसाइकिल से चलते हैं, एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते थे। और आप जो टैक्स डीजल और पेट्रोल पर नहीं घटाया आपने, तो ये जनता के साथ विश्वासघात किया है।
40 रुपए पर लीटर आप ले रहे हैं जनता से। आप अगर ये टैक्स घटा करके आप अगर उस पर शराबबंदी पर लगा देते, सिगरेट पर लगा देते, और आप ये जो दुनिया भर का नशे की चीजें होती हैं उस पर टैक्स लगा देते, तो ये नौजवान जो भटक रहा है ये भटकने से बचता और आपका रेवेन्यू बढ़ता उसमें जी। लेकिन आपने तो बिल्कुल कमर तोड़ के रख दिया। मध्य वर्ग के लोगों को तो कमर टूट गई बिल्कुल। आज आदमी पेट्रोल पंप पे जाता है तो मोटरसाइकिल से जाता है तो 100 रुपया का नोट निकालता है तो सोचता है कि भैया कितने दिन तक चला पाएंगे, सब्जी भी नहीं खरीद पाता है। मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विवेक बंसल जी जुड़ रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं, और साथ ही हमारे साथ आलोक अवस्थी जी भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। और साथ ही हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ रही है, कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, और शेष नारायण जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या पाया आपने? सरकार ने बताया सबके लिए है, लेकिन आपको क्या लगता है किसके हाथ क्या आया? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत निराशजनक है। और जहां तक आपने पाने की बात कही, मुझे तो कुछ नहीं नजर आया था किसी वर्ग ने कुछ पाया हो। खासतौर से वो वर्ग जो आज विपिन है, खासतौर से वो वर्ग जो आज कहीं ना कहीं अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। चाहे वो किसानों की बात की जाए, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, कोई एक ऐसा रोड मैप नहीं हमें देखने को मिलता जिससे उनको समृद्धि की बात की जाए। चाहे नौजवानों के रोजगार की बात की जाए, मुख्यमंत्री जी ने बात की थी कि हम 14 लाख रोजगार देंगे और उस अनुपात से 56 लाख बनते हैं, पर मात्र उनके ट्विटर से जो पता चलता है वो 4 लाख रोजगार दिए गए हैं। तो ये इसके साथ साथ जो किसान समृद्धि आयोग बना था, बड़ा उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है, पर उसकी एक भी बैठक आज तक नहीं हुई। तो ये सिर्फ इस बात को इंगित करती है कि इस सरकार, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों और उनके अनुयायी हों हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कि वो भी उसी जुमलेबाजी से बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं, पर धरातल पर 0/0। आज किसानों की, आज वो गन्ना किसानों की, आज आप देखिए कि 22% से ऊपर पेट्रोलियम पदार्थों में, डीजल में की वृद्धि हुई, पर किसानों को जो न्यूनतम मूल्य जो गन्ना के उसमें क्या उसके अनुपात में बढ़ा। चाहे वो उर्वरक की उसकी बात हो, आज उसकी आपूर्ति की बात हो, सब तरफ किसान हो या हर वर्ग का जो व्यक्ति है, महंगाई आज अपने चरम पर है। जैसा कि मेरे साथी ने कहा, आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, आपकी सरकार जो दवाई लेकर आई है इस बजट के रूप में, वो एक लॉन्गर रन की बात कही जा रही है, लेकिन अगर अभी बीमारी है, अभी भूखा है कोई शख्स, और आप कहें कि 1 हफ्ते बाद खाना मिलेगा, ऐसा इंतजाम किया जा रहा है, तो उसका क्या फायदा? ये सवाल उठा रहा है विपक्ष। देखिए, जो बंसल जी अभी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया बजट में, बजट बेकार है। गन्ना किसानों की उन्होंने बात करी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का पैसा जोड़ लीजिए और बहुजन समाज पार्टी का जोड़ लीजिए, दोनों का भी पैसा जोड़ेंगे तो हमने 5 साल में 1,22,000 करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है 4 साल में। और इन दोनों पार्टियों के शासनकाल अगर आप जोड़ लेंगे तो भी 1,22,000 से कम रहता है। अभी 1 साल बाकी है। दूसरी बात, डीजल पेट्रोल का भी जोड़ लीजिए। अभी बता दूंगा। अभी डीजल पेट्रोल नहीं बताइए। अच्छा ये बताइए, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। देखिए, आपकी आदत हो गई है कि अपनी बेइज्जती कराना, अपनी पार्टी बेइज्जती कराना। नहीं, डीजल पेट्रोल। ये बताइए, अच्छा सरकारी बंगले से क्या क्या चुरा के ले गए पेट्रोल? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डीजल पेट्रोल ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने तो अपने समय पर लूटा सरकार के समय पे। डीजल पेट्रोल खनन में 600 करोड़ रुपए आता था, आज जो है 1200 करोड़ रुपए आ रहा है, 1800 करोड़ रुपए आ रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? 27 में आप 12,000 करोड़ रुपए लाते थे, पेट्रोल की आज 40,000 करोड़ रुपए आ रहा है। बताइए, क्यों नहीं डीजल पेट्रोल में वैट कम किया? यहाँ पे गरीब जनता, मध्य वर्ग परेशान है। क्या क्या चुराया था आपने अपने मालिक के लिए? बताइए तो। किसानों का दुगुनी बंगला मिला था। आप अनुराग जी का ही काम आसान कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि डिबेट आपके ट्रैक हो जाए। स्मार्ट मीटर में स्मार्ट घोटाला चोरी कर लिया, बिजली के तार भी खरीद के ले गए, कर लिए, बिजली के काल ले गए, भ्रष्टाचार दरवाजे उठा के ले गए, भर्ती में फर्नीचर उठा के ले गए, यहाँ तक कि डिबेट हट रही है। अर्पणा जी, डिबेट का मसला खत्म हो गया। चल सकती है अर्पणा जी, डिबेट डिटेल हो रही है, डिबेट डिटेल हो रही है, ये डिबेट डिटेल हो रही है। ठीक है,
आलोक जी को कंट्रोल करिए। आलोक जी 2022 में 22 आप उनकी बात में आइए मत सर, आप उनकी बात में आइए मत सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, आप अपने पॉइंट गिनवाइए ना। घोटाला, जवाब स्मार्ट मीटर का घोटाला, अनिल आप करते चले आ रहे हो। ठीक है, शेष नारायण जी का मैं रुख करती हूँ वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है, आलोक के अनुराग जी, थोड़ी शांत हो जाइए, शांत होइए सर, 2 लाख नौकरी कर दिया, आप शांत हो जाइए। डिबेट डिरेल हो गई, अर्चना जी, ये डिबेट डिरेल हो गई, भटक गई, अपराधियों को पनाह देने वाली शेष नारायण जी, ये मुद्दे से भटक गई। आलोक जी, जो बालिका का बलात्कार का आरोप में आज भी जेल के देखिए आप उनका काम आसान कर रहे हैं, आप उनका काम आसान कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप बताएं कि बजट में क्या था जनता के लिए। ठीक है, देखिए ये शेष नारायण जी सर, जिस वक्त कोरोना काल में प्रवासी श्रमिक लौट रहे थे उस वक्त हमारी आपसे लंबी बातचीत हुई थी, तब आपने कहा था कि योगी सरकार जो प्रवासी श्रमिकों को उनके जिले में रोजगार उपलब्ध कराने का इरादा कर रही है वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है यूपी के इतिहास में, देश के इतिहास में। क्या आपको लगता है कि ये बजट उस कड़ी को एक कदम आगे बढ़ाने में कारगर रहेगा? देखो, बजट तो आगे बढ़ा रहा है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो जो जिस तरह से मैं सोच रहा था कि उस तरह से हुआ नहीं, क्योंकि इनके ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंट करने वाले अफसर हैं, वो 11 अफसरों की जो कमेटी बनाई वो तो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, वो सारे पॉलिसीज दे देते थे, लेकिन अब यहाँ ग्राउंड पे जो डिलीवर करने वाले लोग हैं वो नहीं करते थे। बहरहाल वो अलग बात है, और क्या अफसर करते हैं, वो हर सरकार में वही अफसर होते हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। इन्होंने इस बजट को ये कहा है कि स्वास्थ्य की गारंटी करे गए, संपन्नता, 2 बातों पे फोकस किया है। तो एक तो जैसे अभी मेडिकल इंस्टीट्यूट आप दिल्ली में आ जाइए, बिहार से, पूरे हिंदुस्तान से, नॉर्थ इंडिया के लोग वहाँ भरे पड़ते हैं, तो अगर ये 9 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं और 3-4 AIMS खुलने जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है। हेल्थ के मामले में ये सीरियस है और उसके लिए आप देख रहे हैं कि काम हो भी रहा है। मैंने सैफई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की है, और ये अभी रायबरेली में और गोरखपुर में बता रहे हैं वहाँ पे MBBS पढ़ाई शुरू हो रही थी, एक गंभीर बात है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि संपन्नता में शिक्षा पे बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाने का जो काम है, जैसे साउथ इंडिया और बंगाल से सेंट्रल सर्विसेज में थोक में लड़के आते थे, लड़के लड़कियां सेलेक्ट होते थे, तो ये जो इनकी कोचिंग वाला है ये बात भी गंभीर है। अब ये हमारे से हमेशा राइडर ये ध्यान रखिए, खान साहब आप खास तौर से सुनिए कि इसको इम्प्लीमेंट अगर इनके ग्राउंड पे लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अफसर इन्होंने तैनात किए हैं ये लोग इनकी नीतियों को लागू नहीं कर रहे हैं। ये लोग तहसीलदार की तरह बिहेव करते हैं, थानेदार की तरह हड़काते हैं उद्योगी को, तो वो काम इनको ठीक करना पड़ेगा। वरना जो बजट में जैसे किसानों का आय दुगुना हो तो उनका पॉलिटिकल होगा। एक बात और, आखिरी बजट है इनके इस वर्तमान कार्यकाल का, चुनाव प्रचार का बजट है, तो उसमें किसी को 1 करोड़ दे दिया तो 2 करोड़ दे दिया, वो तो करेंगे ही, लेकिन MSME के जरिए जो इन्होंने ये कहा है कि हम उद्योग के जरिए रोजगार क्रिएट करेंगे, उस बात में दम है। और ये बात जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था और PV नरसिम्हा राव ने भी कहा, और PV नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जिस ढर्रे पे आर्थिक विकास को डाला था आज उसी रास्ते पे चल रहा है। और इन्होंने कहा कि PPP मॉडल से हम वो ठीक करेंगे, खाली जमीनों पे औद्योगिक विकास करेंगे, ये भी बात गंभीर है। तो इसे संपन्नता आज नहीं आएगी तो कल आएगी, लेकिन ये मामूली। एक सबसे जो बड़ी बात है जो क्रांतिकारी साबित हो सकती है, इन्होंने कहा कि खेतों में किसानों को उत्साहित करेंगे सोलर पंप लगाने। आज डीजल और बिजली की जो किल्लत है, तो अगर खेतों में सोलर पंप लग गया, सिंचाई की सुविधा, बिजली का व्यवस्था वहां से हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और भी बहुत सारे हैं, अब बातों में अभी बात पानी के लिए चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था कि अगला वर्ल्ड वार पानी को लेकर। ठीक है शेष नारायण जी, आगे पॉइंट्स पर भी मैं आपके पास लौटूंगी, अगले पॉइंट्स के लिए मैं आपके पास लौटूंगी। आलोक जी आ रही हो आपके पास, लेकिन पहले विवेक बंसल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अब पहले आप विपक्ष यहाँ पर कह रहा था कि चुनावी बजट हो सकता है, लोक लुभावने वादे किए जा सकते हैं, और अब जब समग्र विकास की बात सरकार की ओर से कही जा रही है तो आप लोग इससे लेकर बता रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह डिसअपॉइंट हो गए हैं। आप क्या ढूंढ रहे थे? आप देखिए, हम बहुत सी चीजें ढूंढ रहे थे। हम एक बेसिकली एक बहुत ही स्पष्ट नीति जो है ढूंढ रहे थे। हम ये कहीं ना कहीं ये
तलाशने की कोशिश कर रहे थे कि किसान को किस तरीके से आश्वस्त किया जाएगा। आज किसान आंदोलित है, उसके आंसू कैसे पूछेंगे। आज जो किसान सम्मान निधि है वो कितने प्रतिशत लोगों पे पहुंच रही है, उसकी बात होगी। आज खासतौर से आप देखें कि विपिन वर्ग जो है आज कोविड के फलस्वरूप जिस तरीके से उस पर एक कहर सा टूटा है। आज उनके परिवारजन, आपने देखा प्रवासी मजदूरों को लेकर चाहे बात हो, वो आज उनका जिस तरीके से निर्वासन हुआ है, उनको स्थापित करने की बात, कहीं कुछ इस तरीके की चीज हमें देखने को इस तरीके का एक रोड मैप जो होता है कि इसमें यूपी में समृद्धता, आपने कन्याओं के सशक्तिकरण के लिए बात की कि आज जिस तरीके से कन्याओं के साथ जो शोषण हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आपने कहा उनको सशक्त करेंगे। कहां से ये क्या है कि ये सशक्त या स्वस्थ समाज का द्योतक है, उसको लेके आपने कहा कानून व्यवस्था बिल्कुल जंगल राज खत्म हो गया है। ठीक है विवेक जी, जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। जंगल राज है पूरी तरफ, आप चारों तरफ विवेक जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कृषि कानून की बात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने किसान सम्मान निधि की बात भी करी है। तो किसान सम्मान निधि कौन सी सरकार लाई है? भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लाई है, आप नहीं लेकर के आए थे। आप किसान सम्मान निधि, आप किसानों के आंदोलन की बात करते हैं, पंजाब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले 2010 में जो है सब्जियों को, फलों को आप बाहर किया था एपीएमसी एक्ट से। आप अपने इतिहास देखिए। दूसरी बात, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है आपकी। अरे सुनिए अब आपका उतार रहा हूँ ना, 16 तो सुनिए। आपका पंजाब सरकार ने क्या किया? जो विश्वव्यापी एक बड़ी चेन है नेस्ले के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सरकारी आपने जो है वो एग्रीमेंट किया। उसके बाद आपने पेप्सिको से किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो शूट करती है, क्योंकि आपका अध्यक्ष इटली से आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसे शूट करती हैं आपको, और आपकी पंजाब की कांग्रेस सरकार वहां पर 5 साल तक किसानों को जेल में जाने का आपने कानून बना रखा है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट से अगर अलग होगा तो 5 साल के लिए जेल जाएगा। और आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। स्वामीनाथन रिपोर्ट आपने बनवाई, 10 साल जो है आपने पेटी में डालकर रखा, खोला नहीं इसको। वो स्वामीनाथन कमेटी को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार ने लागू किया है। 1.5 गुना हम दे रहे थे, एपीएमसी एक्ट नहीं हटाया जाएगा, आपने हटवा दिया है। तो ये आपके नेता का चोला है। आप विकास की बात कर रहे हैं, विवेक जी आलोक जी, ठीक है विवेक जी और आलोक जी, विवेक जी आपके प्रभारी प्रियंका वाड्रा बड़ी जोर शोर से उतारी गई थी, अपने भाई की पुश्ते भी सीट भी नहीं जिता पाई। आप तो देश भर की बात करते हैं, आप अपनी सीट नहीं बचा पाए। ये आपका स्तर रह गया और आपके नेता का इतिहास रह गया है। तो कृपया बंसल जी इस पर प्रकाश डालिए आप। ठीक है अब अपर्णा जी, ये बात तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पे चल पड़ी है। कांग्रेस ने जो किया था वही भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी का भी वही असर होगा जो कांग्रेस का हुआ था। अब आप कांग्रेस आपके हैं सब आपके हैं, बड़े गैंगस्टर है कि नहीं है, जिनके आप यहाँ पे अपराधी पाल रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़ा है, और कांग्रेस के रास्ते पे चल पड़े हो। आप कांग्रेस को गाली देते थे, आज कहते कांग्रेस ने जो किया हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया आप कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपका वही असर होगा जो कांग्रेस का हुआ था। चिंता मत कीजिए, जब आपने कांग्रेस को रास्ते पे चल पड़े हो तो आपको बधाई, क्योंकि आपका हश्र वही होने वाला है। और यही हालत आपके यहाँ 114 विधायक है, आप हटा दीजिए। 114 विधायक है जिससे संगीन मुकदमे हैं। आलोक जी एक सवाल ये बजट अपने मुख्यमंत्री पे मुकदमे वापस कर रहे हो, किसने रोका है? क्यों मुकदमे वापस करते हो? ये बोलोगे उत्तर प्रदेश में अपराध इसलिए कम नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, अपने नेताओं के ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे अनुराग जी अनुराग जी प्रोफेसर खान, ठीक है डॉक्टर खान, आप देखिए, मैं आपका मुझे आपकी आवाज म्यूट करने के लिए कहना पड़ेगा। मुझे आपकी आवाज म्यूट करने के लिए कहना पड़ेगा। अनुराग जी
कि डायलॉग। देखिए, अगर बजट खराब है तो ये तो विपक्ष को ही फायदा पहुंचाएगा ना। जनता के सामने तो आपको भी जाना है। जनता के सामने जाना तो जनता ने तय कर लिया ना कि बीजेपी झूठी पार्टी है, ये कालीन खोज रही है। आप रोजगार दिलाना है इनको, महिला सम्मान। देखिए आलोक जी, कालीन खोजने में लगी। अनुराग जी, आलोक जी आप अपनी बात रखिए। ये बजट आज जो है गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का बजट है। हमने इसमें जो इन्होंने कहा 14 मेडिकल कॉलेज बने थे आजाद जी से लेकर अभी तक 14 हम बता चुके हैं। नाम बताइए ना। अरे नाम बता देंगे, अभी आप सुनिए। 14 हम बना चुके हैं। 2 नए अमेठी और बलरामपुर के लिए हमने और दिया है। 16 मेडिकल कॉलेज की सरकार, मोदी सरकार अपने कार्यकाल में बनवाएगी, जो कि आपने नहीं बनवाया। अरे आप अनुराग जी सुन तो लीजिए, सर्टिफिकेट बाद में बांटिएगा। अनुराग जी, हर घर नल 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। 2022 में हम हर घर में नल ले जाएंगे, हर हाथ को काम देंगे, हर गरीब को घर देंगे, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा देंगे। ये हमारी सरकार का काम है और हम गरीबों के लिए खड़े हैं। ऐसे जो गुंडों की पार्टी रही है, जिन्होंने प्रदेश को बेचा है, उनकी बात से मैं विचलित नहीं होता हूँ। आज ये इन्होंने एक लखनऊ मेट्रो में काम शुरू किया था, वो भी आधी इक्विटी उसमें केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार की इक्विटी को हटा करके ठीक है, हमने 4 ठीक है। अनुराग जी, शुरू किया है कानपुर। अनुराग जी, आलोक जी, अनुराग जी, आलोक जी, ठीक है। डॉक्टर खान, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट से लेकर गांव की सड़कों तक के विकास की बात की गई है इस बजट के अंदर। बता दें, क्या इन्होंने हर बजट में गोरखपुर के लिए, मेट्रो के लिए फंड अलॉट किया? क्या आज तक हमने तो किसानों के लिए 15,000 सोलर पंप दिए। आपने कभी दिए? 15,000 रुपए सोलर पंप दिए। बताइए, कृषक दुर्घटना योजना में 600 ठीक है। अनुराग जी, किसानों को डॉक्टर खान ने कुछ करोड़ रुपए दिए। ठीक है, 400 करोड़ रुपए। ठीक है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन विवेक बंसल जुड़े थे हमारे साथ। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। रुक रहे हैं।